नमस्कार जी। मेरा नाम CS अनुराग दुबे है और आज से मैं अपने YouTube चैनल पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th एंड क्लास 12th। अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ जो हैं उसकी अलग अलग प्लेलिस्ट हम लोग बना करके आपको यहाँ पर देने वाले हैं और हम लोग बहुत अच्छे से अब यहाँ पर एक एक टॉपिक को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के बिल्कुल अब अपने जो भी डाउट्स हैं सब कुछ आप यहाँ पर पूछ सकते हैं और अच्छे से आप पूछ सकते हैं और जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको इसका हर एक आपके डाउट्स का आंसर करने का कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग क्लास 11th जो कि सबसे बेसिक होता है अकाउंटेंसी में, वहाँ से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और आई होप एंड आई बिलीव कि आप लोग इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इस चैनल को आप रिकमेंड भी करेंगे आगे। तो बिल्कुल बिना समय बर्बाद किए हम लोग अब अपना शुरू करते हैं अकाउंटेंसी जो है क्लास 11th का उसको। अकाउंटेंसी में सबसे पहले शुरुआत जो होती है हम करते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन से। अकाउंटिंग जो होती है ये अकाउंटिंग होती क्या है और ये अकाउंटिंग किस तरह से होती है। तो हम अगर पूरा इसका हिस्ट्री पुराना वो देखें और ज़्यादा पुराना भी ना देखें तो हम देखते हैं कि 1950s में 60s में 70s में जो आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी उसमें एक मुंशी जी हुआ करते थे, वो लाल कलर की एक डायरी लेकर के घूमते थे और उसमें वो बढ़िया से आप देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा इस तरीके से वो कुछ अकाउंट्स मेंटेन करते थे, कुछ लाइनें वाइनें खींच करके और ये सब चीज़ें करके और वो अकाउंट्स मेंटेन करते थे जो ज़मींदार लोग होते थे, जो बड़े लोग होते थे उनके। और धीरे 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 सिस्टम बदलते गया। बेसिक प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के वही रहे, बाकी सब चीज़ें भी वही रही, लेकिन जो अकाउंटेंसी जो था उसका जो कोर था वो तो वही है, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी के इन्वेंशंस के साथ, नई टेक्नोलॉजीज के आने के साथ साथ अब सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। और ये जो मुंशी जी इस तरीके से बना रहे थे, हाथ से लिख रहे थे, अब ये सब कुछ बदल चुका है। कई सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, उसके ऊपर अकाउंटिंग अब होती है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है अब हमको ये देखना है, राइट। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम देखेंगे। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले उन्होंने क्या बोल दिया हमें कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाइंग। दूसरा काम क्या बोला उन्होंने, मेजरिंग। पहला काम है आइडेंटिफाई करना, दूसरा काम है मेजर करना, तीसरा काम है रिकॉर्ड करना, चौथा काम है कम्युनिकेट करना। तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसको करना है ये सब कुछ, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। अब आप बोलेंगे कि ये होता क्या है, क्या चीज़ है। तो जब भी हम बिजनेस करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अकाउंट्स अच्छे से पढ़ना है, अकाउंट्स अच्छे से समझना है, तो आपको धंधा समझ में आना चाहिए। अगर आपको धंधा समझ में आता है तो आप बहुत अच्छे से अकाउंटिंग कर सकते हैं, अकाउंटिंग सीख सकते हैं, अकाउंटिंग समझ सकते हैं। और ये अकाउंटिंग उसको कभी समझ में नहीं आएगी जिसको धंधा समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी करने से पहले हमें धंधा समझ में आना चाहिए, बिजनेस क्या होता है, कैसे होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहली प्रोसेस क्या है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कोई चीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना सबसे पहला बेसिक काम होता है अकाउंटिंग में। तो जो सबसे नीचे लेवल पे, अगर हम इसको पिरामिड में देखें तो सबसे सबसे नीचे लेवल पे जो अकाउंटिंग कर रहा होता है उसका काम ये होता है कि वो सबसे बेसिक जो डिटेल्स है अकाउंटिंग में वो निकाल करके लेकर के आए।
तो ट्रांजैक्शंस को उसको समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है क्या ये अकाउंटिंग में आएगा, क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस करते हैं और जब आप एक बिजनेस करते हैं तो आप देखते हैं कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वहां पर आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बिजनेस में फर्नीचर खरीद करके लेकर के आए, तो क्या ये फर्नीचर जो आपने खरीद करके लाए, ये इसका नेचर क्या है, इसका बिजनेस में यूज क्या है, ये बिजनेस में क्या काम करने वाली है, राइट। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो फर्नीचर आप ला रहे हैं, तो फर्नीचर तो आप घर के लिए भी ला सकते हैं और बिजनेस के लिए भी ला सकते हैं। तो फर्नीचर को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्नीचर क्या मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो वो मेरे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन सकता है फर्नीचर का खरीदना। लेकिन अगर तो वो मैंने घर के लिए लाया हूँ, घर के लिए खरीदा हूँ, तो फिर वो मेरे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मेजर करना कि वो फर्नीचर अगर मैं खरीद करके लाया हूँ तो वो कितने का है, उसकी प्राइस कितनी है, क्या वो ओवर वैल्यूड तो नहीं हो रहा है, क्या वो अंडर वैल्यूड तो नहीं है, क्या बुक्स में जो उसकी कीमत हम लिखने वाले हैं वो सही है या नहीं है। तो इसको मेजर करना कि कई बार क्या होता है कि लोग 25 रुपए की चीज लाते हैं, 50 रुपए की चीज लाते हैं और उसको अगर लिख दिया 500 की या 5000 की, तो आपका क्या हो जाएगा, सारे अकाउंट्स बिगड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को मेजर करना भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि उसकी वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी या उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। दूसरी हम चीज़ें देखते हैं कि जब हम कुछ चीज़ें खरीद करके लाते हैं तो उनकी वैल्यू धीरे धीरे टाइम के साथ कम होने लग जाती है, तो हमको उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो ये मेजरमेंट का काम यहाँ पर शुरू हो जाता है। देन आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग, अब हमको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी कुछ रूल्स डिफाइंड है अकाउंटेंसी में, उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, उसको मतलब लिखना है। तो जैसा मुंशी जी उस लाल डायरी में, लाल कॉपी में, लाल किताब में लिख लेते थे, वैसा ही अब हमें भी सॉफ्टवेयर्स में उसको एंट्री कर देनी है, राइट। देन कुछ क्लासिफिकेशन होता है और फिर कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कैसा होता है कि अब हमको उसके जो यूज़र्स हैं, अभी हम उसके बारे में और पढ़ेंगे कि उसके जो अकाउंटिंग के जो यूज़र्स हैं, जैसे कि कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, आपके ओनर्स हैं, ठीक है, ऐसे एन इन्वेस्टर्स हैं, एन नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं जिनको कि आपके अकाउंट्स में दिलचस्पी हो, जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, जिन्होंने आपको माल उधारी पर दिया हुआ है। तो उन लोगों को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि नहीं, कि भाई हमारा ये अकाउंट्स है, हमने ये प्रॉफिट कमाया है या हमारा ये लॉस हो गया है, जो कुछ भी सिचुएशन है वो आपको वहां पर एक्चुअल सिचुएशन दिखा देनी है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के यूजर्स को, यूजर्स की जो मैं बात अभी कर रहा था, फॉर डिसीजन मेकिंग, ताकि वो डिसीजन ले सके। अब आप इन्वेस्टर्स को अगर गलत जानकारी देंगे तो हो सकता है कि उनका निर्णय गलत हो जाए, हो सकता है कि वो आपके यहाँ पर गलत इन्वेस्टमेंट कर दे, राइट। तो अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मीनिंग हमने देख लिया कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, एक वर्ड और आता है इसमें, क्लासिफाइंग, ठीक है, देन रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। पहली चीज होगी क्लियर। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मुंशी जी का भी काम क्या होता था, कहीं पर भी कुछ भी लिख लेना, लिख करके रख लेना, ये काम तो कोई भी कर सकता था, ओनर खुद भी कर सकता था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट क्यों करता था इस काम के लिए, क्योंकि वो क्या कर सके, सिस्टमैटिकली सब चीजों को लिख सके, लिख करके रख सके, जिसको कि रिकॉर्डिंग बोलते हैं हम। दूसरा, मुझे प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या मुझे लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये कैसे पता चलेगा, तो मुझे उसके लिए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तब मुझे ये चीज पता चलेगी। देन नो फाइनेंशियल पोजीशंस, मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, क्या मेरे पास मेरी वेल्थ क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है, पैसा कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, क्या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ सही से कर रहा हूँ, ये सब पता चल जाएगा इसमें। देन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स,
स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ओनर्स हो सकते हैं, और गवर्नमेंट हो सकती है, फिर सोसाइटी हो सकती है। इतने सभी लोगों को आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देन असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी आपको उनको असिस्ट करना है, असिस्टेंस देनी है, उनको बताना है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, अब इसको बेसिस पर आप आराम से डिसीजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आपके सामने पूरा डिस्क्लोज कर दिया है कि हमने बिजनेस किया, उसमें हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट एडिक्वेट है या नहीं है, ये अब आपको देखना है। आप आगे फर्दर इन्वेस्ट और करना चाहते हैं बिजनेस में या नहीं करना चाहते हैं, ये सब कुछ आप इसी अकाउंटिंग के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे जीएसटी पे करना है आपको, जैसे आपको इनकम टैक्स पे करना है, तो ये बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो भी आप कंप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे आपके अकाउंटिंग के। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, असर्टेन प्रॉफिट है या लॉस है, नो फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट। इसको बढ़िया से पॉज करके और याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव्स को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप एग्जाम वाइज देखेंगे तो। देन आ जाता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग के फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, ये बार बार वही चीजें आ रही हैं, तो रिकॉर्ड करना, रिटन डाउन, राइटिंग डाउन बिजनेस ट्रांजेक्शंस, राइट। देन क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शंस इन लेजर्स, लेजर्स में सिमिलर ट्रांजेक्शंस को ग्रुप करना, ये क्लासिफिकेशन होता है। देन समराइज करना उनको, समराइज का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाना होता है समराइज करना डेटा को। तो आप ये समझ लो, मैं आपको बड़े आसान भाषा में समझाता हूँ कि आपको क्या करना है, डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ डेटा। अब आपने डेटा कलेक्ट करके लाए, कैसा कि आपने एक अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल से लेकर के जो 31 मार्च तक का होता है उसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। उस एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने क्या किया, इस एक अकाउंटिंग पीरियड में आपने n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस किए होंगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि इन सबको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इंफॉर्मेशन कलेक्ट कैसे होगी कि भाई आपने स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को, तो आपने उस दिन कौन कौन सी चीजें खरीदी, कितने खर्चे किए, कितने एक्सपेंसेस किए, आपको क्या गेन हुआ, क्या इनकम हुई, ये सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। कौन कौन सी असेट्स आपने खरीदी हैं, अब ये इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि असेट्स क्या होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इनकम क्या होती है। तो रिकॉर्डिंग, राइटिंग डाउन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, क्लासिफाइंग, ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजेक्शंस, तो उन सबको ग्रुप करना फिर बाद में, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उनको ग्रुप कर लेना एक एक जगह पर, एक जैसे ट्रांजेक्शंस को एक जगह पर रख लो, एक जैसे ट्रांजेक्शंस को एक जगह रख लो, एक जैसे ट्रांजेक्शंस को एक जगह रख लो। जैसे कि अब कैश के ट्रांजेक्शंस हुए होंगे, ठीक है, तो कैश में जितनी चीजें हुई होंगी सबको एक जगह रख लेना, क्या हो जाता है, समराइज कर लिया। तो अब आपको कैश से रिलेटेड कुछ चाहिए तो उसको लेजर बोलते हैं। तो आप क्या करो, कैश का लेजर खोलो, उसमें देख लो कितना कैश आया, कितना कैश गया, एक साइड में आया होगा पूरा पैसा लिखा होगा, एक साइड में जो गया हुआ कैश है वो लिखा होगा। तो आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा कितना साल भर में कैश आया, कितना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब यहाँ पर काम आ जाता है प्रोफेशनल्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज। तो इन लोगों का काम अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि एनालिसिस अब करना है। तो डेटा जो आपने कलेक्ट किया, कलेक्टेड डेटा को आपने थोड़ा सा क्लासिफाई किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, फिर उसके बाद में समराइज किया उसको, देन आपने कम्युनिकेट कर देना है, ठीक है। तो शेयर कर दो रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स आपकी बनी है आप उसको क्या करो, शेयर करो। तो अब हमारे फंक्शंस क्या क्या हो गए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सारे हमारे क्या हो गए, फंक्शंस हो गए अकाउंटिंग के, ठीक है। थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं, ब्रांचेस कौन कौन सी है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग की ब्रांचेस में पहली आ जाती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी पहली ब्रांच है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाओ, ये कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी ब्रांच है कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो जनरली चाइना में ज़्यादा ये यूज़ होती है, चाइना में ज़्यादा चलती है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, बहुत कुछ वो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनको हर बार ये देखना होता है कि हम जो भी बना रहे हैं चीज़ें, क्या वो बनाना ठीक है या उसकी ट्रेडिंग करना ठीक है, मतलब कहीं से खरीद करके और बेच दो। हमारे यहाँ ज़्यादातर इंडिया में ट्रेडिंग होती है, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मतलब कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल्स, कि किसी चीज़ को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग की कितनी कॉस्ट आ रही है। फॉर एग्जांपल कि ये एयरपॉड्स है, तो इनको मैन्युफैक्चर करने की कितनी कॉस्ट आएगी और इनको जो रेडीमेड बने बनाए हैं इनको ला करके और बेचने में हमको कितना फ़ायदा होगा। तो अगर हमको ये ला करके बेचने में डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है तो हम इसको ला करके बेच देंगे, राइट। देन आ जाता है हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है पूरे इंडिया में, कहीं भी एग्जाम हो रहे हो तो ये छोटे छोटे थ्योरी के क्वेश्चंस में आ जाता है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्या होता है। तो जो बुक कीपिंग मतलब कि जो ट्रांजेक्शन है कलेक्ट करना, उन ट्रांजेक्शन्स को कलेक्ट करके रिकॉर्ड कर लेना और रिकॉर्ड करके रखना उनको, ठीक है। फिर अकाउंटिंग जो है उसमें लगभग सारी चीज़ें जाती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तक। इंटरप्रिटेशन एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है वो एक वाइडर स्कोप है अकाउंटिंग का और बुक कीपिंग का नैरोवर स्कोप है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये अकाउंटिंग है तो इसी में बुक कीपिंग का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें कि सिर्फ रिकॉर्डिंग का काम होता है, ठीक है। तो ये पूरी अकाउंटिंग है तो इसमें बुक कीपिंग छोटा सा पोर्शन है, पार्ट है, ठीक है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग। तो ये तीन डिफरेंस यहाँ पर हो गए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। तो अकाउंटेंसी द बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स, तो सारा कुछ मिला करके अकाउंटेंसी बन जाता है और यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दैट नॉलेज कॉल्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, वो प्रोसेस है जो नॉलेज आपने एक्वायर किया अकाउंटेंसी से उसको अप्लाई करने की प्रोसेस कहलाती है अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो अकाउंटेंसी क्या है, पूरा महासागर है, वहां पर आप सीखते हैं कि कैसे हमको अकाउंट्स मेंटेन करना है और यहाँ पर अकाउंटिंग में वो प्रोसेस है जो जिसको कि हम अप्लाई कर देते हैं फिर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड्स ये सब कुछ सीखना होता है और यहाँ पर आप क्या करते हैं अकाउंटिंग में एक्चुअल प्रोसेस करते हैं उसको, ठीक है। देन हम आ जाते हैं यूजर्स, जो कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि यूजर्स के बारे में मैं बताऊंगा। तो इंटरनल यूजर्स कौन कौन होते हैं, जो अंदर ही होते हैं, तो ओनर्स होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ये सब इंटरनल यूजर्स हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक। इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट और पब्लिक, ये लोग हमारे एक्सटर्नल यूजर्स हैं। फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो रिलायबिलिटी मतलब बेस्ड ऑन एविडेंस एंड फ्री फ्रॉम बायस्ड होना चाहिए। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज़ को हम मानेंगे कि भाई ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, तो वो पहली तो उसकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि हम कई केसेस देख चुके हैं, सत्यम का हमने घोटाला देखा था, सत्यम कंप्यूटर्स का, कि जहाँ पर जो राजू था उसने क्या किया, फेक असेट्स क्रिएट कर लिए अपने बैलेंस शीट में और कई सालों तक वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा अपने अकाउंट्स के थ्रू। लोगों को लगता रहा कि इसके पास बहुत असेट्स हैं, बहुत पैसा है, लेकिन उसके पास उतना पैसा था ही नहीं। और बाद में जब वो केस खुला तो कल कई इन्वेस्टर्स के साथ धोखा हो गया। तो रिलायबिलिटी की बात आ जाती है यहाँ पर कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा रेलिवेंस, कि भाई वो किसी के यूज़ के लिए हो तो, राइट। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आप जो बिजनेस का कोई ओनर है, अब वो सिग्नल पे खड़ा हुआ है और उसने किसी व्यक्ति को जो कि उससे कुछ मांगने के लिए आया, उसको उसने कुछ पैसे दे दिए।
तो क्या वो ये सब चीज़ें वहाँ रिकॉर्ड करेगा? उसने 2 कप चाय पी ली, क्या वो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करेगा? तो ये रेलिवेंस आ जाता है कि इसका अकाउंट यूजफुल डिसीजन मेकिंग में कुछ रेलिवेंस है क्या? कि भिखारी को 10 रुपये दिए, तो किसी भिखारी को 10 रुपये दिए तो क्या उसका रेलिवेंस आएगा अकाउंटिंग में? क्या उसके बैलेंस शीट असेट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे? तो यहाँ पर ये भी है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्लियर एंड सिंपल टू इंटरप्रेट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत क्लियर और सिंपल होनी चाहिए, मतलब कोई जो लेमैन है, जो कॉमन मैन है, वो भी इसको देख करके और समझ जाए कि कैसे और क्या हुआ है। इतनी आसान भाषा में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ इस तरीके से लिख दे रहे हैं कि जो अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं बनाता है। देन कंपैरेबिलिटी, मतलब कंपेयर कर सके हम, ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको हम कंपेयर कर सकें पिछली बार की और इस बार की इंफॉर्मेशन को, दो अलग अलग कंपनीज की इंफॉर्मेशन को। तो ये दोनों कंपनीज की इंफॉर्मेशन को भी हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो कंपेरेबिलिटी भी इसमें होनी चाहिए। तो अपने 4 चीज़ें देख ली हैं, रिलायबिलिटी, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी, राइट। तो ये हमने अकाउंटिंग में देख लिया। अब हमको देखना है लिमिटेशंस क्या क्या है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या है? तो रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। क्या देखिए, अकाउंटिंग में ना थोड़ा सा जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है थ्योरी वाला, वो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं बोर हो रहा है, बोर कर रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी है। इसको हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो भी हमको ये पढ़ना ही पड़ता है, याद करना ही पड़ता है। तो इसलिए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। क्या करता है ये, सिर्फ मनी से जुड़े हुए ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करता है। तो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, मतलब आपके यहाँ कितने टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, आप खुद कितने टैलेंटेड हैं, कितने स्किल्स आपने एक्वायर करके रखे हैं। एक ओनर हो सकता है कि उसको बहुत कुछ अच्छे टेक्निकल स्किल्स आते हों, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी हों कि वो मैनेजरियल स्किल्स उसके अंदर बहुत अच्छे हों, बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता हो। ये सब कुछ, ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है अकाउंटिंग में। तो ये एक छोटा सा इसका लिमिटेशन है कि भाई अकाउंट्स में आप सिर्फ पैसे 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 रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन कोई टैलेंटेड बंदा है, उसके टैलेंट वहाँ रिकॉर्ड नहीं होते, किसी क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती, किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। तो इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में हम लोग अभी एक जो लेक्चर आएंगे आगे, उसमें हम बहुत अच्छे इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि कैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट एक लिमिटेशन बन जाती है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं बुक्स में, जैसे कि हमने कोई मशीन खरीद करके लाए, अब हमने उसको बुक्स में लिख लिया, लेकिन अब वो मशीन ऑब्सोलेट हो गई है, उसकी ज़्यादा कुछ मार्केट में वैल्यू नहीं बची है, लेकिन फिर भी वो बुक्स में लिखी हुई रखी है उसी रेट पर। हो सकता है कि उसकी प्राइस बढ़ गई हो सकता है उसकी कीमत कम हो गई हो सकता है उसकी कीमत ख़त्म ही हो गई हो, वो मशीन पूरी तरीके से अब यूज़ में हो ही ना। जैसे वो पहले मोटी वाली टीवी आती थी, अब आज उसका कुछ वो है ही नहीं मार्केट में, कोई मार्केट ही नहीं बचा उस टीवी का। लेकिन 90s में वो टीवी मतलब अपना एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती थी। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आप रिकॉर्ड कर लिए और आप उसको असेट दिखा रहे हो, तो फिर वो असेट है ही, बची नहीं है वो असेट अब। तो ये कुछ लिमिटेशन है। इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर्स, यही हमने जो ऊपर देखा, एम्प्लॉयज़ के स्किल्स, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। कस्टमर बोल रहा है भाई आप बहुत बढ़िया लोग हैं, आपके यहाँ से हम ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके यहाँ से हम माल खरीदते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें हम अकाउंटिंग में लिख नहीं सकते। सब्जेक्ट टू पर्सनल जजमेंट, ठीक है, ये क्या है, चॉइस ऑफ मेथड, मतलब आप सब्जेक्ट टू पर्सनल जजमेंट कि आप किसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख करके कैसे उसको जज करते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी रामलिंगम राजू का एग्जांपल दिया था कि उनकी जो मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज़ थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा था कुछ चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई। अब हमको थोड़ा और आगे बढ़ना है और इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे और चैप्टर नंबर 2 में अब इसको देखेंगे कि कैसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, किस तरीके से अकाउंटिंग को हमको करना है। और थ्योरी का लगभग ये आखिरी पार्ट रहेगा, इसके बाद में फिर हमें डेबिट क्रेडिट के रूल्स पर जाना होगा और फिर उसके बाद हम लोग मेन अकाउंटिंग में एंटर कर जाएंगे।
तो क्लास 11th के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करने वाला हूँ कि बहुत अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट मिले। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसमें मेरा साथ दें। धन्यवाद।